यूपी से लेकर बिहार, उत्तराखंड तक जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता से लेकर लालू यादव के करीबियों पर भी जबरदस्त शिकंजा कस रहा है, जिससे कई खुफिया राज भी खुलने वाले हैं। आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर कौन से नेता जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप मच गया है। बिहार में लालू यादव के करीबी नेता पर ईडी ने शिकंजा कसा है। दरअसल आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पटना स्थित आलोक मेहता के सरकारी आवास पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक लोन फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में फर्जी लोन खातों, जाली दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पटना जोनल ऑफिस की प्रवर्तन निदेशालय ईडी टीम ने 85 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लगभग 18 जगहों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई बैंक के तत्कालीन सीईओ, चेयरमैन, अन्य कर्मचारियों और कुछ लाभार्थियों के ठिकानों पर की गई है। यह मामला वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक लिमिटेड में 85 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस से जुड़ा है। धोखाधड़ी के इस मामले में आरजेडी विधायक आलोक मेहता के यहां भी छापेमार कार्रवाई की गई। आरोप है कि लगभग 400 फर्जी लोन खातों को खोलकर नकली और जाली वेयरहाउस और एलआईसी रिसीट्स के आधार पर फंड को फर्जी तरीके से बांटा गया। आलोक मेहता की व्यावसायिक इकाइयों की इस फ्रॉड में संलिप्तता पाई गई है। उनके ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। अन्य लाभार्थियों और उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने बैंक अधिकारियों को पैसों के गबन में मदद की और बाद में इन पैसों को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग में सहायक बने। यह मामला सार्वजनिक धन के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई उच्च स्तरीय अधिकारियों और लाभार्थियों की संलिप्तता सामने आ रही है। आलोक मेहता पर आरोप है कि उन्होंने न केवल बैंक अधिकारियों की मदद की, बल्कि सार्वजनिक धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग में भी भूमिका निभाई। सभी संबंधित व्यक्तियों और उनके व्यावसायिक साझेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी अब छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच कर रही है। इस मामले में अन्य बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। ईडी के छापे के बाद बिहार में हड़कंप मच गया है। छापेमारी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस छापेमारी को लेकर कई तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। आरजेडी के नेताओं ने जहां इस एक्शन के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की साजिश करार दिया, वहीं बिहार के जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने आरजेडी पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर आरजेडी पर तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा कि यह दरअसल लालू यादव और तेजस्वी यादव की संगत का असर है। आलोक मेहता पर ईडी का शिकंजा कसा जाना इस बात का सबूत है कि महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता ने शिवानंद तिवारी ने कहा कि आलोक मेहता के खिलाफ ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की वजह से की गई। यह एक राजनीतिक साजिश है। तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टियां विरोधी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। आलोक मेहता की गिनती बिहार के कद्दावर नेताओं में होती है। मेहता राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। आलोक मेहता को लालू यादव के करीबी सहयोगी माना जाता है। आलोक मेहता के पिता तुलसी प्रसाद मेहता भी लालू यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आलोक मेहता ने महागठबंधन सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री के तौर पर सेवाएं दी है। आलोक मेहता राजस्व और भूमि सुधार विभाग की कमान भी संभाल चुके हैं। आलोक मेहता समस्तीपुर के उजियारपुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में पुलिस ने ईडी की शिकायत पर लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले कांग्रेस नेता के 2 परिचितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। पिछले दिनों ईडी ने इंदौर में कांग्रेस नेता और उनके कुछ परिचितों के यहां दबिश दी थी। इस दौरान ईडी को कई तरह की अनियमितताएं मिली थी, जिसको लेकर ईडी ने पुलिस से शिकायत की थी। पूरा मामला इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र का है। लसुड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सिंगापुर टाउनशिप में रहने वाले वरुण के घर पर ईडी विभाग ने दबिश दी थी। इस दौरान ईडी को कई जानकारियां मिली थी।
जिसके बाद ईडी ने लसुड़िया पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था। मामले में लसुड़िया पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लसुड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी के मुताबिक बीएनएस की धारा 319(2), 318(4) के तहत तरुण और वरुण पर ईडी के पत्र के बाद कार्रवाई की गई। ईडी ने 17 दिसंबर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान के तहत देश के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। इस कड़ी में लसुड़िया क्षेत्र में स्थित तरुण श्रीवास्तव और वरुण श्रीवास्तव के यहां भी कार्रवाई की गई। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान ईडी को जानकारी लगी थी कि दोनों अवैध गतिविधियों, साइबर अपराध, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, डब्बा ट्रैकिंग में शामिल है। उन्होंने डब्बा ट्रैकिंग और सट्टेबाजी की अवैध गतिविधियों के लिए विभिन्न म्यूचुअल अकाउंट और अनधिकृत सिम का इस्तेमाल किया। ईडी को यह भी जानकारी लगी थी कि आरोपियों ने बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन किया। दूसरों के सिम और बैंक खातों का प्रयोग करके धोखाधड़ी की अपराध की साजिश रची गई। अवैध कारोबार से वो न केवल अवैध लाभ कमा रहे थे, बल्कि इस प्रक्रिया में निवेशकों को भी धोखा दे रहे थे। आरोपी गलत तरीके से पैसे दुबई से भारत मंगवाते थे। तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आने के बाद ईडी ने कार्रवाई की। वहीं ईडी ने कार्रवाई के दौरान इंदौर के रहने वाले कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के यहां भी छापे मारे हैं। यहां भी ईडी को कई तरह की अनियमितताएं मिली है। तारेश सोनी के मुताबिक उसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री से जुड़े तरुण और वरुण के यहां छापेमारी कर बड़ी मात्रा में दस्तावेज सहित अलग अलग तरह की जानकारी जुटाई थी। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के घर से 98 लाख रुपए नकदी और चांदी की सिल्लियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अवैध पिस्टल मिले, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया था। फिलहाल ईडी की शिकायत पर इस मामले में अब लसुड़िया पुलिस ने कार्रवाई की है। जल्द ही दोनों के खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। ईडी ने जिस तरह से मामले में पुलिस को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, आने वाले दिनों में पुलिस जांच के बाद उन पर और भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर सकती है। ईडी ने बिहार के पटना और हाजीपुर में आलोक मेहता के सरकारी और निजी आवासों पर भी छापेमारी की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और दिल्ली में भी जांच हुई। सभी ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। ईडी की टीम अब इन जगहों से मिले दस्तावेजों और सबूतों की जांच कर रही है। ऐसे में संभव है कि इस मामलों में जल्द ही बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरियाणा के अंबाला, पंजाब के मोहाली और यूपी के नोएडा में छापा मारकर 75 करोड़ 16 लाख रुपए की 9 अचल संपत्तियों को अटैच किया। ये कार्रवाई हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों और निदेशकों की धोखाधड़ी के मामले में की गई। अटैच संपत्तियों अंबाला और मोहाली में 3C प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और 3C इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कृषि भूमि, नोएडा में हेंसिडा इन्फोटेक और चैलेंजर सॉल्यूशन की संस्थागत और वाणिज्यिक भूमि और एकरेज प्रॉपर्टी के निर्माणाधीन फ्लैट और वाणिज्य कार्यालय के रूप में है। ईडी ने यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों, आर्थिक अपराध शाखा में हेसिंडा प्रोजेक्ट, इसके अलावा प्रवर्तकों और अन्य पर दर्ज एफआईआर के आधार पर की। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि एचपीपीएल ने नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 परियोजना 2010 से 2011 में शुरू की थी। एजेंसी ने बताया, हेराफेरी के कारण परियोजना पूरी नहीं हो सकी, कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी पर निवेशकों और घर खरीदने की राशि अनियंत्र खर्च करने के आरोप हैं। ईडी ने जांच में पाया कि 3C प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और 3C इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अंबाला और मोहाली में कृषि योग्य भूमि है, जिसकी कीमत करीब 75 करोड़ 16 लाख रुपए आंकी गई। इसके अलावा नोएडा में हेसिंडा इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर जमीन, चैलेंजर्स वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और एकरेज प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर निर्माणाधीन फ्लैट और कमर्शियल कार्यालय जब्त किए गए। ईडी की जांच के मुताबिक हेंसिंडा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 परियोजना के तहत 67,941 वर्ग मीटर जमीन पर निर्माण का दावा किया था। हालांकि इस भूमि का एक बड़ा हिस्सा सस्ते दामों पर निदेशकों ने अपनी सहयोगी कंपनियों के नाम पर खरीदना दिखा दिया। इस फर्जीवाड़े के चलते नोएडा प्राधिकरण को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
परियोजना में धन की कमी होने के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इसका असर न केवल निवेशकों पर पड़ा बल्कि नोएडा प्राधिकरण को भी बकाया राशि की वसूली में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घोटाले के कारण लोटस 300 परियोजना अधूरी रह गई, जिससे सैकड़ों निवेशक ठगे गए। साथ ही नोएडा प्राधिकरण को भी बकाया राशि की वसूली में भारी नुकसान हुआ। ईडी ने जब्त संपत्तियों की सूची जारी कर दी है और मामले की जांच जारी है।